हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। हमेशा की तरह आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ उपलब्ध हुआ हूँ और इस वीडियो में मैं आप लोग के बीच एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी साइंस का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिखाऊँगा। जो आपका मॉक टेस्ट फर्स्ट आप लोगों के लिए मैं 50 क्वेश्चन के लगभग आप लोग को पहले वीडियो में दे चुका हूँ। दूसरे वीडियो में मैं भी इस वीडियो में भी लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास मैं आप लोगों को इसमें दूंगा, जो परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी AGTA या वो आपका केन सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हो, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं का आपकी हो, उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो बिना समय गंवाए आप चलते हैं इस क्वेश्चन पर। और आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी प्रतिक्रिया हो, चाहे अभी मैं नया आप लोगों के सामने हूँ, तो आप कोई सुझाव अगर देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप दे सकते हैं। और एग्री एक्सप्रेस बाय संदीप से आप जुड़ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गाय की नस्ल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रीड ऑफ काउ। ऑप्शन नंबर ए है घुमसारी, ऑप्शन नंबर बी है गावलाव, ऑप्शन नंबर सी है बेलाही और ऑप्शन नंबर डी है नीली रावी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है नीली रावी, ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि नीली रावी भैंस की नस्ल है जो पंजाब में पाई जाती है। और वहीं पे अगर इसकी बात करें तो घुमसारी ये उड़ीसा में, गावलाव महाराष्ट्र में और बेलाही जो है ये हरियाणा में, ये गाय की नस्लें हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। सीरी गाय किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी है असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि संपूर्ण उत्तर पूर्वी राज्यों में सिक्किम ही ऐसा राज्य है जहाँ पर भारत की 40 में से केवल एक नस्ल सीरी उपलब्ध है। तो ये सिक्किम यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। कोंकण कन्याल बकरी किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है महाराष्ट्र यहाँ पे सही होगा, क्योंकि कोंकण कन्याल बकरी जो है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है और इसकी उत्पत्ति सिंधुदुर्ग जो ज़िला है महाराष्ट्र के अंतर्गत, वहाँ से इसका माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही होगा। निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नस्ल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए है रेड सिंधी, कांगायम, खिल्लार और सीरी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है रेड सिंधी, ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि भारतीय गोवंश की नस्लों में 6 नस्लों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नस्ल के रूप में मान्यता प्रदान दी गई है, जिसमें से अगर बात की जाए तो साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, अंगोर, नेलोर, थारपारकर, ये हमारी 6 ऐसी नस्लें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नस्ल के रूप में मान्यता इनको प्रदान की गई है। तो उसमें रेड सिंधी भी है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। भारत का वैश्विक दुग्ध उत्पादन में योगदान प्रतिशत कितना है। व्हाट इज़ द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इन ऑफ इंडिया टू ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर ए है 17.69, ऑप्शन नंबर बी है 20.08, ऑप्शन नंबर सी है 22.05 और ऑप्शन नंबर डी है 24.64। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है 24.64%, ये हमारा सही होगा, क्योंकि भारत का जो वैश्विक दूध उत्पादन में हमारा परसेंटेज है वो 24.64% का योगदान है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। दुग्ध उत्पादन के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर
ई जो है ये सही होगा, क्योंकि दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व के स्तर पर प्रथम स्थान है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में कुल दूध उत्पादन कितना रहा, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है 205.10 मिलियन टन, 220.12 मिलियन टन, 230.58 मिलियन टन और 245.65 मिलियन टन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है 230.58 मिलियन टन ये सही होगा, क्योंकि 2022-23 के दौरान भारत में 230.58 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया गया है। जो वैश्विक दूध उत्पादन का अगर बात करें तो 24.64% होता है, जो अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी रही है। तो ऑप्शन नंबर ए है 366 ग्राम पर डे, 459 ग्राम पर डे, 276 ग्राम पर डे और 320 ग्राम पर डे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 459 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से ये भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है। 2022-23 का ये डाटा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 2022-23 के दौरान प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता की वैश्विक अगर स्थिति, ये तो भारत में था कि 459 ग्राम प्रतिदिन, लेकिन यहाँ पर विश्व में अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 459 ग्राम, 338 ग्राम, 390 ग्राम और 322 ग्राम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है 322 ग्राम ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि 2022-23 के दौरान वैश्विक अगर स्तर पर देखा जाए तो औसत दूध उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से 322 ग्राम रही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। दूध उत्पादन की वृद्धि दर 2014-15 से 2022-23 के दौरान कितनी रही है। ऑप्शन नंबर ए है 4%, बी 5.85%, सी 6% और डी 7%। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 5.85% ये हमारा सही होगा, क्योंकि दूध उत्पादन 2014-15 से 2022-23 तक ये बढ़कर 5.85% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि की दर से ये बढ़ा है हमारा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। श्वेत क्रांति संबंधित है ऑप्शन नंबर ए एग प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी पोटैटो प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी मिल्क प्रोडक्शन और ऑप्शन नंबर डी शुगर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है मिल्क प्रोडक्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और वहीं पे अगर एग प्रोडक्शन की बात करें तो वो रजत क्रांति से उसका संबंध है। गोल क्रांति की अगर बात करें तो वो आलू प्रोडक्शन से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा मिल्क प्रोडक्शन श्वेत क्रांति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर सी त्रिभुवन दास पटेल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, तो ये हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि डॉक्टर वर्गीज कुरियन को वाइट रिवॉल्यूशन का फादर माना जाता है। और वहीं पे अगर त्रिभुवन दास की बात करें तो त्रिभुवन दास इसके सहायक रहे थे उस समय। और यहाँ पे एम.एस. स्वामीनाथन की बात की जाए तो ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है इंडिया में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। आइए, कैरा जिला सहकारी संघ की स्थापना किसकी सलाह पर की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन नंबर डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे ये सही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि गुजरात के कैरा ज़िले में सरदार पटेल की सलाह पर कैरा सहकारी दूध उत्पादन संघ की स्थापना की गई थी।
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे सही होगा। भारत में गाय व भैंसों के दूध का पाउडर और कंडेंस मिल्क बनाने की तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर बी त्रिभुवन दास पटेल, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर आर डी पटेल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे ये सही होगा, क्योंकि डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने गाय व भैंस दोनों के दूध का पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क बनाने की तकनीक विकसित की थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही होगा। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन के प्रथम प्रबंधक नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए है त्रिभुवन दास पटेल, ऑप्शन नंबर बी है एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर वर्गीज कुरियन और ऑप्शन नंबर डी है बी एम पाटिल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये यहाँ पे डॉक्टर वर्गीज कुरियन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि 1 जनवरी 1950 को डॉक्टर वर्गीज कुरियन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन के प्रथम प्रबंधक के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो अमूल जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1955, ऑप्शन नंबर बी 1956, ऑप्शन नंबर बी सी 1957, ऑप्शन नंबर डी 1958। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है 1955 ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि अमूल की स्थापना 1955 में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1962, ऑप्शन नंबर बी 1965, ऑप्शन नंबर सी 1966, ऑप्शन नंबर डी 1967। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही होगा। 1965 ईस्वी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर बी बी एस पाटिल, ऑप्शन नंबर सी एम एस स्वामीनाथन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ई है यहाँ पे डॉक्टर वर्गीज कुरियन ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो 1965 में गठित किया गया था उसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। देश भर में सहकारी दुग्ध समितियों एवं संघों की स्थापना का उत्तरदायित्व किस संस्था पर है? तो ऑप्शन नंबर ए है अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी है इंडियन डेयरी कोऑपरेशन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का प्रमुख कार्य आनंद की तर्ज पर देश भर में सहकारी दुग्ध समितियों की स्थापना करना था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है फ्लड कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी है एग्रीकल्चरल लैंड, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर फ्रॉम फ्लड्स और ऑप्शन नंबर डी है डेवलपमेंट ऑफ डेयरी इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि डेयरी उद्योगों का विकास डेवलपमेंट ऑफ डेयरी इंडस्ट्री ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही होगा। भारत में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए ऑपरेशन फ्लड कब चालू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1965, ऑप्शन नंबर बी 1968, 1970 और 1980। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है 1970 ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि भारत में दुग्ध क्रांति जो ऑपरेशन फ्लड की देन थी उसकी शुरुआत तो 1970 ईस्वी में की गई थी। ऑपरेशन
आइए आगे की तरफ देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड में कुल कितने चरण हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ऑपरेशन फ्लड एक 3 चरण का कार्यक्रम था और इसमें प्रथम चरण 1970 से लेकर 80 तक चला। फिर उसके बाद द्वितीय चरण 81 से लेकर 85 तक चला और उसके बाद जो तीसरा लास्ट चरण था वो 1985 से लेकर 96 तक संचालित किया गया था। तो यहाँ पे हमारा ऑपरेशन फ्लड में 3 चरण थे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही होगा। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 20 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी है 22 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी है 25 नवंबर और ऑप्शन नंबर डी है 26 नवंबर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है 26 नवंबर ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2014 से की गई थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर किसके सम्मान में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन नंबर बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर स्वामीनाथन और ऑप्शन नंबर डी है सरदार पटेल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ई है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनको फादर ऑफ मिल्क रिवॉल्यूशन जो बोला जाता है उसके लिए, तो 26 नवंबर जो है उन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है। आइए आगे की तरफ देखते हैं। भैंसों में वयस्कता की आयु कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 24 माह, बी 30 माह, सी 36 माह और डी 40 माह। तो भैंसों में जो उनके वयस्कता की का जो आयु है वो 36 माह माना जाता है, क्योंकि 36 माह में वो वयस्क हो जाते हैं। तो ये उनके पशुओं में क्या बोला जाता है कि उनके नस्लों पर भी निर्भर करता है कि वो 36 माह भी हो सकता है, 34 माह भी हो सकता है, 37 माह भी हो सकता है। तो 36 माह एक मान लिया गया है कि इतना होगा ही होगा। तो भैंसों में इसका 36 आप लगाएंगे। आइए आगे की तरफ देखते हैं। पशुओं की उत्पादकता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए है पशु की आयु, बी उनकी नस्ल, सी वातावरण, डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है उनके ब्रीड जो होंगे, नस्ल जो होंगे उनकी उन पर निर्भर करेगी कि पशुओं की उत्पादकता कितनी होगी। ये बहुत ज़्यादा नस्ल पर निर्भर करता है। इसके साथ ही पशु की आयु, पशु का बाड़ा के वातावरण का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये यहाँ पे सही होगा। पशुओं के वयस्क होने की उम्र किस पर आधारित होती है? ऑप्शन नंबर ए है उनकी नस्ल पर, ऑप्शन नंबर बी उनकी उम्र पर, ऑप्शन नंबर सी वातावरण पर और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे उनकी नस्ल पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, क्योंकि पशुओं के वयस्क होने की उम्र उनकी नस्ल पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। साहिवाल की बढ़िया कितने माह में वयस्क हो जाती है? एट हाउ मैनी मंथ डज ए साहिवाल हैफर रीच मैच्योरिटी? ऑप्शन नंबर ए है 18 से 24 माह, बी 20 से 25 माह, सी 25 से 30 माह और डी 12 से 36 माह। तो साहिवाल की जो बछिया होती है वो ऑप्शन नंबर डी जो है 12 से 36 माह, ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि साहिवाल की बछिया 12 से 36 माह में वयस्क हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही होगा। यौनावस्था के समय
वयस्क भैंस का वजन कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 200 किलोग्राम, बी 250 किलोग्राम, सी 300 किलोग्राम, डी 350 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे सही होगा, क्योंकि यौनावस्था जब भैंस में आता है तो उसके समय बछिया की जो वज़न होती है वो 300 किलोग्राम होना चाहिए। मादा पशु के एक ब्यात से दूसरे ब्यात के अंतराल कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 6 से 8 माह, ऑप्शन नंबर बी है 8 से 10 माह, ऑप्शन नंबर सी है 10 से 12 माह और ऑप्शन नंबर डी है 12 से 13 माह। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे ये सही होगा, क्योंकि 12 से 13 महीने एक ब्यात से दूसरे ब्यात का अंतराल होना चाहिए। 12 से 13 महीने जो आदर्श प्रजनन का पहचान माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही होगा। मादा पशु सामान्यतः एक निश्चित समय पर कितने दिन के अंतराल पर मध्यकाल में आ जाती है? तो एट ए इंटरवल ऑफ हाउ मैनी डेज डज ए फीमेल एनिमल जनरली कम इनटू ए हीट? तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर 11 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 15 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 21 दिन और ऑप्शन नंबर डी है 25 दिन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है 21 दिन ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि मादा जो पशु होता है वो सामान्यतः एक निश्चित समय पर 21 दिन के अंतर में गर्मी में या मध्यकाल में आ जाता है, तो जिसको हीट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही होगा। मध्यकाल का समय लगभग कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 24 से 36 घंटा, ऑप्शन नंबर बी है 36 से 48 घंटा, ऑप्शन नंबर सी है 48 से 60 घंटा और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही होगा 24 से 36 घंटा, क्योंकि मध्यकाल का समय लगभग 24 से 36 घंटे रहता है, 1 से 1.5 दिन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर एक ए यहाँ पे सही होगा। संकर नस्ल की बछियों के लिए गर्भित होने की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 1.50 1.5 साल, ऑप्शन नंबर बी है 2.5 साल, ऑप्शन नंबर सी है 3 साल और ऑप्शन नंबर डी है 3.5 साल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 2.5 साल ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि संकर नस्ल जो हाइब्रिड नस्ल की बछियाँ होती हैं वो 2.5 साल की उम्र में गर्भित हो जाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से मादा पशु के मध्यकाल में होने का संकेत है। ऑप्शन नंबर ए जोर जोर से चिल्लाना, ऑप्शन नंबर बी बार बार मूत्र त्याग करना, ऑप्शन नंबर सी शरीर के तापमान में वृद्धि और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है उपर्युक्त सभी ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जब मादा पशु मध्यकाल में जब हीट में होती है तो हीट में होने के बाद वो बहुत तेज़ी से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने शुरू कर देती है और बहुत कम समय पर वो बार बार मूत्र त्याग करती है। उसके बाद ही अगर उसकी टेम्परेचर अगर शरीर का बॉडी टेम्परेचर अगर देखें तो वो भी थोड़ा बहुत बढ़ गया होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। सही समय पर मध्यकाल की पहचान मात्र से गर्भित दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? ऑप्शन नंबर ए है 8 से 10%, ऑप्शन नंबर बी 10 से 15%, ऑप्शन नंबर बी सी 20 से 25% और ऑप्शन नंबर डी 30 से 35%। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है 20 से 25% ये सही होगा, क्योंकि सही समय मध्यकाल के लक्षणों की पहचान होने पर 20 से 25% गर्भित दर जो होता है वो बढ़ जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। भारत में स्थापित पहला हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है
साबरमती आश्रम गौशाला, ऑप्शन नंबर बी रोहतक वीर्य केंद्र, ऑप्शन नंबर सी पशु प्रजनन केंद्र सालोन, और ऑप्शन नंबर डी आलमाड़ी अलामाड़ी वीर्य केंद्र। तो ऑप्शन नंबर ई जो है ये यहाँ पे हमारा सही होगा, क्योंकि साबरमती आश्रम गौशाला में स्थापित जो हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र है उसकी स्थापना 1976 में की गई थी। तो ये भारत में पहला स्थापित हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही होगा। साबरमती आश्रम गौशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और ऑप्शन नंबर डी त्रिभुवनदास पटेल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे सही होगा, क्योंकि साबरमती आश्रम गौशाला बीडज जो अहमदाबाद में स्थित है इसकी स्थापना 1915 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही होगा। असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए, इसमें एक इनकरेक्ट है, गलत है। ऑप्शन नंबर ए है साबरमती आश्रम गौशाला अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी पशु प्रजनन केंद्र सालोन रायबरेली, ऑप्शन नंबर सी अलामाड़ी वीर्य केंद्र बंगलुरु, और शहरी वीर्य केंद्र अहमदनगर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि अलामाड़ी जो वीर्य केंद्र है वो बेंगलुरु में नहीं बशर्ते ये चेन्नई में है, उसके अलावा और सारी चीज़ें तो यहाँ पे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही होगा। सही सुमेलित विकल्प यहाँ पे कौन सही है? शहरी ऑप्शन नंबर ए है शहरी वीर्य केंद्र 2016, ऑप्शन नंबर बी है रोहतक वीर्य केंद्र 2009, अलामाड़ी वीर्य केंद्र 2015, और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा सही होगा, क्योंकि इनमें सभी चीज़ें सही हैं। शहरी वीर्य केंद्र 2016 ये भी सही है, रोहतक वीर्य केंद्र 2009 ये भी सही है, अलामाड़ी वीर्य केंद्र 2015 ये भी हमारा सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। निम्न में से किस तकनीक से वर्ष में अधिक बछड़े बछड़ियों का उत्पादन किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है ईटीटी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक, ऑप्शन नंबर बी है आईवीएफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है सेक्स सीमन, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इन विट्रो फर्टिलिटी टेक्नोलॉजी, जो जिसको हम आईवीएफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इसके द्वारा अधिक बछड़े बछड़ियों का उत्पादन किया जा सकता है। अगर इसकी बात की जाए तो गाय और भैंस में वर्ष में लगभग 20 से 40 बछड़े बछड़ियों का उत्पादन किया जा सकता है। जबकि अगर वहीं पे हम भ्रूण प्रत्यारोपण टेक्निक की बात करें, अगर ईटीटी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक की, तो वहाँ पे 10 से 20 बछड़े बछड़ियों का उत्पादन किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से किस तकनीक के इस्तेमाल से वांछित लिंग की संतान प्राप्ति की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए है भ्रूण प्रत्यारोपण, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, सेक्ड सीमन, आईवीएफ टेक्नोलॉजी और नेचुरल इंसेमिनेशन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे हमारा सही होगा, सेक्ड सीमन प्रौद्योगिकी। इसके तहत डेयरी किसान वांछित जो भी वो लिंग की संतान पैदा कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। उत्तर प्रदेश पशु प्रजनन नीति एवं कब घोषित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 2016, ऑप्शन नंबर बी है 2018, ऑप्शन नंबर सी है 2019, और ऑप्शन नंबर डी है 2020। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है 2018 ये सही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पशु प्रजनन नीति वर्ष जो है वो 2018 में घोषित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही होगा।
आइए आगे की तरफ देखते हैं। गर्भाशय ग्रीवा पर ल्यूगोल्स आयोडीन का पेंट किया जाना किस रोग का कारगर इलाज है? ऑप्शन नंबर ए है गर्भाशय शोथ, मेट्रिटिस। ऑप्शन नंबर बी है गर्भपात, एबॉर्शन। ऑप्शन नंबर सी है जेर का न निकलना, और ऑप्शन नंबर डी है पशु का जल्दी मद में न आना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही होगा। पशु का जल्दी मद में जो हीट में नहीं आता है, जिसे एनेस्ट्रस बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही होगा, क्योंकि पशु का सही समय पर मध्यकाल में न आने के विकार को दूर करने के लिए उसके जो गर्भाशय ग्रीवा पर हम ल्यूगोल्स आयोडीन का पेंट करते हैं, जिससे कि लाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही होगा। गर्भाशय शोथ मेट्राइटिस या इंडोमेट्राइटिस के उपचार में क्या सहायक है? तो ऑप्शन नंबर ए है गर्भाशय में एंटीबायोटिक दवा डालना। ऑप्शन नंबर बी एंटीबायोटिक टीके लगवाना। ऑप्शन नंबर सी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे उपयुक्त सभी सही होगा, क्योंकि गर्भाशय शोथ के उपचार के लिए गर्भाशय में एंटीबायोटिक दवाएं डाली जाती हैं। इसके साथ ही एंटीबायोटिक टीके लगवाना और स्वच्छता का भी विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बी सी यहाँ पर तीनों सही होगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। आइए आगे की तरफ देखते हैं। भारत में कुक्कुट पालन के संबंध में व्यावसायिक क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है 62.78% एवं 37.2%। ऑप्शन नंबर बी है 60.51 एवं 39.49%। सी है 55.67 एवं 44.33%। और ऑप्शन नंबर डी है 68.65 एवं 31.35%। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ई है ये यहाँ पे सही होगा। 62.78 एवं 37.2% ये सही होगा, क्योंकि भारत में कुक्कुट पालन का 62.78% हिस्सा व्यावसायिक क्षेत्र में और 37.2% हिस्सा जो है असंगठित क्षेत्र में क्या बोला जाता है कि क्षेत्र द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अंडा उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। तो हमारा अंडा उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा, क्योंकि खाद्य एवं कृषि संगठन के 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2022-23 में भारत में कुल अंडा उत्पादन कितना रहा? तो ऑप्शन नंबर ए है 120.68 बिलियन। ऑप्शन नंबर बी है 125.78 बिलियन। ऑप्शन नंबर सी 132.5 बिलियन। और ऑप्शन नंबर डी है 138.38 बिलियन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है 138.38 बिलियन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि 2014-15 में 78.48 बिलियन से बढ़कर 2022-23 में यह डाटा 138.38 बिलियन पहुँच गया है। तो अंडा उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पे हमारा ये जो सेशन है लगभग 50 क्वेश्चंस का, तो ये हमारा समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल एग्री एक्सप्रेस बाय संदीप से आप जुड़े रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और
कोई भी अगर आपको सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक आप दे सकते हैं, और लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तो यहाँ पे हमारा मॉक टेस्ट सेकेंड यहाँ पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अदर मॉक टेस्ट के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।